जय हिंद दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूं तो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन स्पेशली ऐसे एग्ज़ाम जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं उन एग्ज़ाम के लिए अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण के तौर पर लेखपाल, वीडियो, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल या उत्तर प्रदेश के और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, आरओ, पीसीएस, उन सभी एग्ज़ाम जो यूपी से खास तौर से बिलोंग करते हैं और ग्रामीण पृष्ठभूमि, जैसे लेखपाल का मैंने नाम लिया, या वीडियो या फिर टेट, सुपर टेट, इस तरह के जो एग्जाम है, इन एग्जाम में इस भाग से या इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है। आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं जो भाग 9 और 9A से संबंधित है। तो इसीलिए आज हम इस टॉपिक को कर रहे हैं, भाग 9 पंचायत और भाग 9 का या 9A नगर पालिका। तो हम कहते हैं एक साथ अगर हम चाहें तो कह सकते हैं कि ये स्थानीय निकाय है। और इन्हें समझने के लिए हम थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं तो हम देखेंगे कि सबसे पहले एक गवर्नर जनरल हुआ करता था जिसका नाम था लॉर्ड रिपन, और लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय निकाय का प्रारंभ किया। आप कह सकते हैं स्थानीय निकाय की शुरुआत की उसने, और वो स्थानीय निकाय का चुनाव कराया उसने कई, इनमें मद्रास में, कलकत्ता में, है ना, बम्बई में। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था रिपन, जिसे भारत का उद्धारक भी कहा जाता है ना। अंग्रेजों में ज़्यादातर गवर्नर जनरल तो ऐसे थे जो अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति को लेकर आगे चल रहे थे, लेकिन ये ऐसा व्यक्ति है जो जनता की बात कर रहा है और उसने जनता के लिए स्थानीय निकाय का प्रारंभ किया था। उसके बाद फिर आगे ऐसे ही चलता रहा। जब हम आज़ाद हुए तो आज़ादी के बाद हमारा संविधान लिखा गया, और संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करे। तो आप कह सकते हैं कि हमारे संविधान में ग्राम पंचायत या पंचायती राज या नगर पालिका, नगर निगम, इन सबको संवैधानिक दर्जा नहीं था, लेकिन आर्टिकल 40 में लिख दिया गया था कि जब सरकार को लगे तो सरकार का ये कर्तव्य होगा कि सरकार ऐसा कर सकती है कि वो पंचायतों का गठन कर सकती है या स्थानीय निकायों के बारे में कोई अपनी नई नीति बना सकती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से एक कमेटी बनाई गई। तो देखिए यहाँ पे कुछ कमेटी है और हम दरअसल हम क्या देखने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि भाग 9 और 9A आए कैसे हैं, कहाँ से आ गए हैं। तो देखिए एक पहली एक कमेटी बनी जिसे हम कहते हैं बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में की गई, और इस समिति ने 1958 में अपनी रिपोर्ट दी। तो 1958 में जब इस समिति की रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट में समिति ने ये अनुशंसा की, ये रिकमेंडेशन की कि भाई भारत में स्थानीय निकाय होने चाहिए, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायतें होनी चाहिए, नगर पालिका होनी चाहिए, नगर निगम होना चाहिए। आप ऐसे कह सकते हैं कि उन्होंने दोनों के बारे में कहा, भाग 9 और 9A के बारे में, कि भाग 9 और 9A तो था नहीं पहले, मतलब भाग 9 और 9A में जो इस समय है वही बात वो कह रहे हैं बलवंत राय मेहता समिति की त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए, यानी कि 3 स्तर की पंचायत होनी चाहिए, और नगर पालिका में भी ऐसी 3 स्तर होने चाहिए। तो ये बात वो कह रहे हैं, लेकिन उस समय सरकार ने उनकी सारी बातें नहीं मानी। बस सरकार ने इतना माना कि भाई पंचायती राज होना चाहिए, यानी कि पंचायत होनी चाहिए, लेकिन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, और ना ही त्रिस्तरीय पंचायत की बात मानी सरकार ने। और सरकार ने इनकी अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें मान ली, और कुछ बातें मानते हुए 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, जो कि पड़ता है राजस्थान में, नागौर में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की। तो आप कह सकते हो कि पंचायती राज का सबसे पहला प्रारंभ कहाँ हुआ है, तो आप कहेंगे ये हुआ है नागौर जिले में, पंचायती राज का प्रारंभ सबसे पहले, है ना। एक क्वेश्चन है जो आपको ऐसे याद रखना है कि आपसे स्पेशली पूछा जाए तभी आप उसका आंसर दें। जैसे उदाहरण के तौर पर कि भारत में पंचायती राज को प्रायोगिक तौर पर किस राज्य में शुरू किया गया था, तो उसका आंसर किताबों में मिलता है आंध्र प्रदेश, यानी कि 1958 में प्रयोग के तौर पर आंध्र प्रदेश में पंचायती राज को लागू किया गया था, हालांकि वो ऑफिशियल नहीं था। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कोई प्रायोगिक तौर पे स्पेशली पूछा जाए आंध्र प्रदेश ऑप्शन दिया हो तो आंसर लगाएंगे, वरना वैसे पंचायती राज का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ तो आप नागौर बताएंगे। राजस्थान का एक जिला है नागौर। 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर ये नागौर में पंचायती राज की शुरुआत हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि आर्टिकल जो 40 है, उसी आर्टिकल 40 को ध्यान में रख के तो ये सब चीज़ें हो रही है।
तो आर्टिकल 40 की वजह से ही ये सब चीज़ें हो रही हैं। अगर आर्टिकल 40 में नहीं लिखा होता तो शायद सरकार इस ओर ध्यान ना दे पाती। उसके बाद ये बात आई गई हो गई, और काफ़ी टाइम बाद यानी कि 1977 में एक दूसरी समिति बनी, और वो समिति का नाम था अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति जो बनी, उस अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट आई 1978 में, और 1978 में उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2 स्तर की पंचायत होनी चाहिए। 2 स्तर की पंचायत का मतलब था कि एक जिला स्तर और एक मंडल स्तर, यानी कि उन्होंने निचले वाले स्तर सब हटा दिए। तो अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट बिल्कुल भी खारिज कर दी गई, मतलब बिल्कुल भी नहीं मानी और बिल्कुल ही खारिज कर दी गई। उसके बाद फिर तीसरी समिति बनी। जो तीसरी समिति थी, है ना, तीसरी समिति जो थी उसका गठन हुआ 1985 में, यानी कि 1985 में 1985 में, ये ध्यान रखेंगे 1977 की है ये कमेटी, और ये 1985 में एक अगली समिति बनी जिसका नाम था पीवी के राव समिति। तो पीवी के राव समिति जो है वो बनी है 1985 में। तो 1985 में पीवी के राव जो समिति थी, इसने अपनी अलग ही राग अलापा इसने, और इसने कहा कि भाई 4 स्तर की पंचायत होनी चाहिए। तो ये 4 स्तरीय पंचायत की बात कौन कर रहे हैं? पीवी के राव। तो 4 स्तरीय पंचायत की बात को सरकार ने खारिज कर दिया। अब अगली समिति बनाई गई, है ना, और जो अगली समिति बनी उसका नाम था LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति ने LM सिंघवी समिति ये 1986 की है, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि देखो त्रिस्तरीय पंचायत, जो सबसे पहले बलवंतराय मेहता समिति ने जिसका जिक्र किया था या सबसे पहले अनुशंसा की थी, तो इन्होंने यही कहा कि भाई त्रिस्तरीय पंचायत तो होनी चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि पहले तो देखो त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए, और दूसरा ये होना चाहिए कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा। तो ये बात कह रहे हैं वो। तो ये वाली बात हम पहली बार देखते हैं, है ना। तो आपसे ये क्वेश्चन भी है, आया हुआ क्वेश्चन भी है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो LM सिंघवी समिति 1986। और त्रिस्तरीय पंचायत की सबसे पहले बात किसने की थी? बलवंतराय मेहता समिति ने। और फिर LM सिंघवी समिति की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए एक और समिति बना दी गई, और ये समिति हुआ करती थी PK थुंगन समिति। तो PK थुंगन समिति जो है बनाई गई है 1988 में, 1988 में। 1988 में ये समिति ने इस समिति की रिपोर्ट पर विचार किया, और साथ ही साथ इस रिपोर्ट को समर्थन भी किया, और अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा कि भाई त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए, साथ ही साथ पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। या आप ऐसे कह सकते हो कि PK थुंगन समिति ने वही सारी बातें बोली हैं, है ना, जो पहले LM सिंघवी समिति बोल चुकी थी। तो इस तरीके से ये 5 महत्वपूर्ण समितियां हैं जिनके कहने पर ये भाग 9 और 9A आए हैं, या आप कह सकते हो कि इनकी रिपोर्ट्स पर विचार करने के बाद इन 5 समितियों में से कुछ ना कुछ भाग 9 और 9A में रखा गया है। तो 5 समितियां हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, बहुत आती हैं। देखो आप अभी जो एग्जाम हुआ था आपका BEO का एग्जाम, है ना, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का एग्जाम, उस एग्जाम में इन समितियों का क्रम आया था, और मैंने ऑफलाइन क्लास में हर क्लास में पिछले 8-9 साल से ये सारी समितियां जरूर कराई हैं। मुझे नहीं लगता किसी ने वो क्वेश्चन छोड़ा होगा। तो इन समितियों की रिपोर्ट्स को देखते हुए हमें पता लगता है कि भाग 9 और 9A में जो पंचायत और नगर पालिका हम देखते हैं वो इन्हीं समितियों की रिपोर्ट्स के परिणाम हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो आखिरी जो 2 रिपोर्ट हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि PK थुंगन समिति और LM सिंघवी समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हुए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने एक विधेयक पेश किया, और ये संविधान संशोधन विधेयक हालांकि पास नहीं हो पाया, लेकिन राजीव गांधी ने ये कोशिश की। राजीव गांधी नई उम्र के थे, नौजवान थे। तो देखो भारत में पहली बार
टेक्नोलॉजी का प्रारंभ भी उन्हीं के टाइम में हुआ है, कंप्यूटर वगैरह की जो शुरुआत हुई है। और दूसरा, पंचायतों के बारे में जो पहल हुई है वो भी राजीव गांधी की ओर से ही हुई है। तो राजीव गांधी ने एक संविधान संशोधन पेश किया जिसे हम कहते हैं 64वां संविधान संशोधन। तो जो 64वां संविधान संशोधन था वो पेश तो हुआ लेकिन पारित नहीं हो पाया, है ना। 64वां संविधान संशोधन पेश तो किया गया लेकिन पारित नहीं हो पाया। ये बात 1989 की है, 1989, परंतु पारित नहीं हुआ। और किसने किया है? राजीव गांधी के द्वारा पेश किया गया है, या उनकी सरकार के टाइम में पेश हुआ है। फिर आगे चल के पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई, और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय में इन्हीं रिपोर्ट को आधार बनाकर, ये जो रिपोर्ट आपने देखी थी पी.के. थुंगल समिति की रिपोर्ट और सिंघवी समिति की रिपोर्ट, इन रिपोर्ट के आधार पर 73वां, है ना, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, है ना, और साथ ही साथ 74वां संविधान संशोधन, ये 2 संविधान संशोधन पेश किए गए, एक साथ ही हुए हैं। तो 1991-92 की बात है ये। तो 1991-92 के टाइम में 73वां 74वां संविधान संशोधन पेश हुआ और फिर बाद में ये पारित कर दिया गया, यानी कि 1993 में राष्ट्रपति ने इस पर मोहर लगा दी। और राष्ट्रपति के मोहर लगाने के बाद 24 अप्रैल, देखो एक बहुत खास डेट है 24 अप्रैल, तो 24 अप्रैल को इन संविधान के आधार पर, देखो 24 अप्रैल, इन संविधान संशोधन को 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो गए, है ना। संविधान संशोधन पारित भी हो गए, 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के साइन करते ही ये लागू कर दिए गए। और इनके लागू होते ही भाग 9 पुनर्स्थापित किया गया, मतलब भाग 9 पहले भी था लेकिन ये दोबारा से रीडिजाइन करके पुनर्स्थापित करके दोबारा रखा गया भाग 9। और 9A तो नया आया ही आया है। इसके अलावा अनुसूची 11 जो कि भाग 9 की सहायता के लिए, और अनुसूची 12 9A की सहायता के लिए रखी गई हमारे संविधान में। यानी कि ये दोनों अनुसूचियां हमारे संविधान में बाद में जोड़ी गई हैं, इस बात को ध्यान रखना है। अब देखो हम आगे जो करेंगे वो ये कि इन भागों में क्या लिखा है या अनुसूची 11 और 12 में क्या है, ये तो देखना ही देखना है। लेकिन अब एक चीज और कर लें कि भाग 9 और 9A को एक साथ डिजाइन करते हैं बोर्ड पे, जिससे कि आपको देखो बहुत आसान लगेगा ये। तो ये तो था इसका इतिहास कि भाग 9 और 9A कैसे आए हैं, ये आपने देखा अब तक के टॉपिक में। अब आप देखिए आगे कि जैसे आप देखिए दोनों में अगर निर्वाचन कराना हो, भाग 9 और 9A के तहत अगर निर्वाचन कराना है तो निर्वाचन कैसे होगा। जैसे सबसे पहले होती है सबसे छोटी इकाई प्रशासन की, जिसे कहते हैं गांव, यानी कि सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई हमारे यहाँ क्या है, गांव है, ग्राम पंचायत। तो ग्राम, और वो ग्राम ऐसे होंगे जहां पर जनसंख्या अभी 10,000 पार नहीं की है, यानी कि 10,000 से नीचे की जनसंख्या को ग्राम पंचायत घोषित किया जाता है। उससे ऊपर अगर 10,000 से ऊपर की जनसंख्या है तो वो नगर पंचायत बनने की कगार पे होती है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो नगर पंचायत बने ही बने, लेकिन बनने की कगार पे होती है। तो पहले ग्राम पंचायत होती है ग्राम स्तर पे। ग्राम स्तर पर आप देखते हैं कि 4 तरह से इलेक्शन होता है ना, 4 तरह से इलेक्शन होता है। एक तो होता है ग्राम प्रधान का, जब आप वोट करेंगे तो आप ग्राम प्रधान को वोट करेंगे। इसके अलावा आप वोट करेंगे वार्ड मेंबर को। गांव में जो वार्ड मेंबर होते हैं उन वार्ड मेंबर को पता ही नहीं होता है कि वो मेंबर भी हैं, मतलब ऐसी खाना पूर्ति होती है कि कुछ लोगों से कह दिया जाता है कि भाई आपको वार्ड 9 का या 11 का या 13 का आपको मेंबर बना दिया जाएगा। तो उन्हें खुद अपने अधिकार नहीं पता है, तो वो वार्ड मेंबर बना दिए जाते हैं। किसकी तरफ से? प्रधान की तरफ से ही नाम रिकमेंड कर दिए जाते हैं। तो हालांकि उनका चुनाव होता है। उसके बाद बीडीसी मेंबर भी होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर। तो ब्लॉक डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर यानी कि बीडीसी मेंबर, इनका चुनाव कराया जाता है। इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है। तो जिला पंचायत सदस्य है ना, बीडीसी मेंबर
और वार्ड मेंबर और प्रधान, इन सब का इलेक्शन जो होता है उसमें जनता भाग लेती है। यानी कि इन सब का जो इलेक्शन है वो, इन सब का इलेक्शन क्या है, पूरी तरह प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष। यानी कि इसमें कौन भाग ले रहा है, जनता भाग ले रही है, इसलिए प्रत्यक्ष है। अब देखो आप इन दोनों को मिलाकर, ये जो है ना दोनों वार्ड मेंबर और प्रधान को मिलाकर बनती है ग्राम पंचायत। तो ये तो हो गई ग्राम पंचायत, है ना। उसके बाद ऐसी बीडीसी मेंबर जो होते हैं वो सारे बीडीसी मेंबर मिलकर चुनते हैं किसे, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को, जिसे लोकल भाषा में ब्लॉक प्रमुख भी कहते हैं, ब्लॉक प्रमुख या क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष। और फिर ये दोनों मिलकर, मतलब ये दोनों मिलकर, ब्लॉक प्रमुख और बीडीसी मेंबर, ये मिलकर बनाते हैं क्या, क्षेत्र पंचायत। तो ये क्षेत्र पंचायत हो जाती है। तो ये क्षेत्र पंचायत में ये लोग आते हैं। और ये जिला पंचायत सदस्य ये मिलकर चुनते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष को। तो जिला पंचायत अध्यक्ष को ये चुनते हैं। और इन दोनों को मिलाकर, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष को मिलाकर क्या बन जाती है, जिला पंचायत। आप देखो 3 स्तर की पंचायत की बात की थी, है ना, बलवंतराय मेहता समिति ने, और सबसे लास्ट में पीके थुंगन समिति ने। वही बात यहाँ पे देख रहे हैं हम कि देखो 3 स्तर की पंचायत है, एक ये और एक ये। और तीनों स्तर की पंचायत में जो प्रतिनिधित्व है वो आप देखिए सबसे निचले स्तर से शुरू हो रहा है, यानी कि गांव के स्तर से। तो कितना अच्छा तरीका है कि गांव वाले ही अंततः किसे चुन रहे हैं एक तरीके से, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष को भी चुना जा रहा है, क्योंकि नीचे से प्रतिनिधित्व आ रहा है, नीचे से, यानी कि कहाँ से, ग्राम स्तर से। तो ये एक तरीका है गांव में इलेक्शन जब होते हैं तब। आपने देखा होगा तो 3 स्तर की तो पंचायत हो गई है, भाग 9 की बात हो गई। अब देखो किसी भी गांव में जब जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, मतलब जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो 10,000 से 40,000 के बीच वाली जो जगह होती हैं उन्हें नगर पंचायत घोषित किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नगर पंचायत बनी जाती है, लेकिन उसके लिए रिकमेंडेशन हो जाती है कि भी नगर पंचायत बननी चाहिए, है ना। तो टाइम भी लग जाता है कई बार, तो नगर पंचायत घोषित कर दी जाती है। नगर पंचायत जब बन जाती है तो वहाँ पे जो इलेक्शन होता है उसमें 2 लोग चुने जाते हैं, 2 तरह के लोग। एक तो नगर पंचायत अध्यक्ष, जिसे आजकल लोग चेयरमैन कहने लगे हैं, हालांकि वो नगर पंचायत अध्यक्ष कहा जा सकता है। तो नगर पंचायत अध्यक्ष और वार्ड मेंबर चुने जाते हैं, है ना, वार्ड मेंबर चुने जाते हैं। उसके बाद अगर जनसंख्या 40,000 से ऊपर हो जाती है, यानी कि 1 लाख तक पहुंच जाती है, 40,000 से 1 लाख के बीच वाली जो जनसंख्या है उसमें नगर पालिका घोषित कर दी जाती है। जैसे हम अगर उदाहरण दें, आपके आसपास में है बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं, है ना, जैसे एक बहुत मेट्रोपॉलिटन शहर है ना, उसके पास में एक छोटा कस्बा है, फिर उसके पास में और भी छोटा कस्बा है, और उसके पास में फिर गांव है ना, इस तरीके से। तो गांव, फिर एक छोटा सा कस्बा जो कि अभी पूरी तरह गांव भी नहीं रहा और वो शहर भी नहीं है, तो नगर पंचायत। ऐसी नगर पालिका वो जो थोड़ा बड़ा शहर है ना, लेकिन अभी 2 लाख से ऊपर की जनसंख्या नहीं है उसकी, तो या 1.5 लाख जनसंख्या नहीं है, तो नगर पालिका में भी यही चुने जाते हैं, चेयरमैन और मेंबर। और सबसे लास्ट में आता है आपका नगर निगम। ये जो नगर निगम है, यानी कि जनसंख्या जब 1 लाख को क्रॉस कर जाती है, जैसे बड़े बड़े शहर हैं, जैसे आगरा है ना, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, ऐसे बड़े बड़े शहर हैं, पटना, तो इतने जो बड़े बड़े शहर हैं, इन बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, नगर निगम। और नगर निगम में 2 तरह के लोग चुने जाते हैं, वही एक तो होता है मेयर और एक होता है पार्षद। तो देखा आपने कि इस तरीके से भाग 9 और 9A एक साथ कर लिए हमने। देखो भाग 9 और 9A में, भाग 9 में तो ये हो गया ग्राम, है ना, जिसमें 3 स्तर की पंचायत हो गई, है ना, 3 स्तर की। और नगर पालिका 9A में भी देखो 3 स्तर है, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। इस तरीके से आप इलेक्शन अगर आप कराएं भाग 9 और 9A के तहत, वो इस तरीके से दिखाई देंगे आपको। अब देखो बहुत सारे फैक्ट और बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो आप जैसे समझ ही गए होंगे, मैंने आपको बताया शुरू में। एक तो समितियां जरूर याद रखनी, सारी समितियां। भाग 9 और 9A किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आप पहले तो वो 40 नंबर का आर्टिकल याद रखेंगे, जिसकी वजह से भाग 9 और भाग 9A बने हैं।
और फिर भाग 9 और 9A में कौन से आर्टिकल हैं वो भी आप लिख लीजिए। आप देखिए यहाँ लिख देते हैं, या ऐसे कर लेते हैं कि इसे हटा देते हैं, उसके बाद लिख देता हूँ मैं आर्टिकल। तो क्योंकि देखो इसमें आपको ध्यान रखना है आर्टिकल में कि ये आर्टिकल है 243 ए से लेकर, है ना, 243 ए से लेकर, और ये आर्टिकल चलता है 243 ओ तक, है ना, ओ तक, ठीक है, 243 ओ तक। उसके बाद भाग 9A में, भाग 9A में ओ के बाद क्या आएगा, MnO P, तो 243 P से लेकर ये आर्टिकल चलते हैं 243 ZG तक, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये आर्टिकल है, इसमें बहुत सारे आर्टिकल है, 16 आर्टिकल तो यही हो गए, है ना। और भी इसमें भी बहुत सारे आर्टिकल, मतलब 30 से ज़्यादा आर्टिकल हैं दोनों भागों में मिला के। अब ये जो आर्टिकल है आपको सारे आर्टिकल पढ़ने नहीं है ना, आपको याद करने हैं। आप देखेंगे जब वीडियो के एंड में आपको लिख के बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे, और जैसे छोटे छोटे, जैसे आर्टिकल 243D क्या कहता है, तो आर्टिकल 243D जो है वो आरक्षण की बात करता है। ऐसे कई सारे और आर्टिकल हैं जो मतलब ज़्यादा नहीं, 4-6 आर्टिकल हैं जो आप थोड़ा सा एक बार देख लो तो आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना भी आए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन पूछें। अगर क्वेश्चन आप पूछेंगे तो फिर हमें भी लगेगा कि हमसे कहाँ पर गलती हुई है या कहाँ पर हम जो है फेल हो रहे हैं आपको समझाने में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पूछें ज़रूर, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, है ना, और सब्सक्राइब जरूर करवाएं और करें। तो आपसे के मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और मैंने जैसे कहा कि वीडियो के एंड में आपको फैक्ट मिलेंगे बहुत सारे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद। हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन स्पेशली ऐसे एग्जाम जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित है। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूं तो हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।